देखो कल मैंने आप लोगों से कुछ वीडियो शेयर की थी, इसमें हमने सेट्स और बेसिक्स ऑफ सेट्स ये कवर किया हुआ है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन सेट्स, सेट्स के बीच में क्या रिलेशंस होता है, रिलेशंस कैसे डिफाइन करते हैं, और रिलेशन से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स। उसके बाद मैंने फिर एक लेक्चर शेयर किया आप लोगों से, जिसमें फंक्शंस को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। आज भी थोड़ी बात करेंगे हम फंक्शन पे, लेकिन आज मेरा मन था कि मैं लिमिट ऑफ द फंक्शन के बारे में बात करूं आपसे, है ना। सर लेकिन आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है या बीच बीच में आती है? सर बीच बीच में आती है, फिर एकदम स्लो डाउन हो जाती है। अभी ठीक है? हेलो, यस सर, अभी अब ठीक है कि पहले ठीक थी? सर अब ठीक है। अब ठीक है, ओके। तो आज हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे ना। फंक्शन एक स्पेशल टाइप होता है रिलेशन का। A function is a special case of relation. कैसे स्पेशल केस होता है रिलेशन में? मैं आपको बताता हूँ कि रिलेशन दो सेट के बीच में डिफाइन होता है ना? या तो वो दोनों सेट सेम होते हैं या दोनों डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू डिफरेंट सेट, तो आर इज द रिलेशन फ्रॉम द सेट ए टू बी। इसको लिखने का तरीका भी होता है, हम ऐसे लिखते हैं आर ए टू बी, ठीक। और सेट ए में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, सेट बी में कुछ एलिमेंट्स होते हैं। सेट ए जो है आपका, वो डोमेन कहलाता है, इसको आप डोमेन बोलते हैं। सेट बी को आप कोडोमेन बोलते हैं, ठीक। तो क्या हो सकता है कि ये एलिमेंट अगर 1 2 3 आपने इसे कह लिया, सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट कह दिए 1 2 3, सेट बी में ए बी सी, है ना। और ज़्यादा कम भी कर सकते हैं सेट बी के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप तीन तीन ही एलिमेंट होंगे, दोनों के अंदर बराबर ही एलिमेंट होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट अलग भी हो सकते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल वन रिलेट्स ए, वन रिलेट्स ए का मतलब क्या हो गया कि आर जो रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं उसमें 1 कोमा ए ये एलिमेंट है, और 1 कोमा बी, 1 कोमा बी एलिमेंट है, 2 कोमा बी, 2 कोमा बी हो गया, है ना, और 3 कोमा सी, और 3 कोमा सी हो गया, ठीक। तो रिलेशंस में क्या होगा कि कोई एक डोमेन का एक एलिमेंट वो रेंज के एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ में एसोसिएट हो सकता है ना। जैसे कि वन दो एलिमेंट के साथ में एसोसिएट हो गया ए, और वन एसोसिएट हो गया बी के साथ, तो ये रिलेशन तो में तो हो सकता है, ये रिलेशन के केस में हो सकता है, बट इन केस ऑफ फंक्शन इट इज नॉट पॉसिबल। कैसे? आप लोग जनरली हम लोग ये टर्म यूज करते हैं
कि आज मेरा मोबाइल फंक्शनल नहीं है, प्रॉपर फंक्शनल नहीं है, हैंग हो रहा है, गड़बड़ कर रहा है। कैसे कैसे पता करते हैं आप इस चीज़ को? आपको बता दूं कि आपका मोबाइल एक फंक्शन है, वो एक फंक्शन का एग्जाम्पल है, इसीलिए आप उसमें फंक्शनल टर्म का यूज कर रहे हैं कि मेरा मोबाइल प्रॉपर फंक्शनल नहीं है आज, या मेरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी डिवाइस ये फंक्शनल नहीं है, प्रॉपर फंक्शनल नहीं है, क्योंकि जो मैं इनपुट दे रहा हूँ वो उसके कोरेस्पॉन्ड में आउटपुट आ ही नहीं रहा है। तो जो आपका मोबाइल हैंग होता है, किस तरह की एक्टिविटी करता है वो? अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई फाइल ओपन की, आपने इनपुट दिया कि मेरे को ये फाइल ओपन करनी है, तो वो क्या करता है कि वो तो ओपन कर रहा है, साथ में दूसरी फाइल भी ओपन करनी शुरू कर दी उसने, है ना? तो उस केस में क्या होगा, आपको इरिटेशन आएगा कि ये मैं खोलना क्या चाह रहा हूँ, खुल क्या रहा है। मैंने एक इनपुट दिया, दो आउटपुट मिले मुझे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे वही केस है, वन मेरा इनपुट था, ए मेरा आउटपुट है, वन का ए से रिलेशन है, फिर वन का बी से रिलेशन है, यानी कि एक इनपुट एक से ज्यादा आउटपुट। तो ये रिलेशन तो हो सकता है, बट ये फंक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि इन केस ऑफ फंक्शन अगर इस तरह की चीजें आती हैं तो हम कहते हैं कि हमारी जो चीज है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या कुछ भी है, वो फंक्शनल नहीं है। हम उसको कह कुछ और रहे हैं और वो जवाब कुछ और दे रहा है। जनरली क्या होता है कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, हमने उससे पूछा कि हमें फला जगह जाना है, जरा एड्रेस बता दीजिए, वो आपको गाना सुनाने लगे जवाब में, है ना, ये वो आपको कुछ और बताने लगे जवाब में, तो आपने जो इनपुट दिया है वो आउटपुट ना मिला, तो आप उसे क्या कहेंगे, ये आदमी ठीक नहीं है, इसका दिमाग सही काम नहीं कर रहा है, ये फंक्शनल नहीं है ना? तो फंक्शन में ये स्पेसिलिटी होती है कि corresponding to every input we should have the unique output, हमें उसका यूनिक आउटपुट मिलना चाहिए, एक से ज्यादा आउटपुट नहीं मिलने चाहिए, है ना? तो यहाँ पे मैं फंक्शन की डेफिनेशन को मैं आप लोगों से बताऊंगा कि हम इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे। अब फंक्शन is a rule between two sets. Two sets such that, and you can use term relation in place of rule too. Function is a relation between two sets such that corresponding to input every इनपुट को आप प्री इमेज भी बोलते हैं, प्री इमेजेस, ओके। corresponding to every inputs we have a unique output, a unique output ऑब्लिक इमेजेस, इनको इमेज आउटपुट को आप इमेजेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी इनपुट, एक तो ये चीज नोटिस करने वाली है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी इनपुट वी हैव अ यूनिक आउटपुट, एक ये चीज नोटिस करने वाली। यानी कि अगर मैं फंक्शन की बात करूं, मेरे पास दो सेट हैं, एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। अब रिलेशन की जगह में, आर की जगह में एफ यूज कर रहा हूँ, फंक्शन, और मेरे पास सेट ए में तीन एलिमेंट है, 1 2 3। सेट बी में इस बार मैं दो एलिमेंट ले रहा हूँ, ए बी, मैं चार भी ले सकता हूँ, तीन भी ले सकता हूँ ना। और मैं इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ कि 1 अगर मैं इनपुट देता हूँ मुझे ए आउटपुट मिलता है, 2 में इनपुट दे रहा हूँ मुझे ए आउटपुट मिल रहा है, 3 में इनपुट दे रहा हूँ मुझे बी आउटपुट मिल रहा है। यानी कि अगर मैं फंक्शन 1 को 1 सप्लाई करता हूँ तो मुझे ए मिलता है,
फंक्शन को मैं 2 सप्लाई कर रहा हूँ एज ए इनपुट, तो भी मुझे ए मिलता है। फंक्शन को मैं 3 सप्लाई कर रहा हूँ एज ए इनपुट, तो मुझे बी मिलता है। अब कोरिस्पोंडिंग टू एवरी इनपुट, देखो सारे इनपुट आपने ले लिए 1 2 3, 3 ही इनपुट थे हमारे पास, है ना, 3 ही प्री इमेजेस थी। तो सेट ए होता है, इसके एलिमेंट्स को आप प्री इमेजेस बोलते हैं। और जो सेट बी के एलिमेंट्स होते हैं इनको आप इमेजेस बोलते हैं। ठीक है, तो corresponding to every input or every pre-image we have a unique image। ठीक, 1 के कोरिस्पॉन्ड में आपको कितनी इमेज मिली? एक। 2 के कोरिस्पॉन्ड में कितनी इमेज मिली? वो भी एक ही है, दो तो नहीं मिल रही है ना। वो बात दूसरी है कि दो इनपुट का सेम आउटपुट हो सकता है इन केस ऑफ फंक्शन, दो इनपुट का सेम आउटपुट हो सकता है, बट एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं हो सकते इन केस ऑफ फंक्शन, है ना। 3 जब आपने इनपुट दिया आपको ये मिला। अब मैं आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, उसमें से आपको बताना है कि विच वन डिफाइंस द फंक्शन। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, वो कहाँ से आएगी? चलिए, अब मेरी वॉइस आ रही है? Yes, sir. ओके, व्हाट अबाउट द फर्स्ट स्ट्रक्चर, इज इट फंक्शन? No, sir, ये नहीं होगा। ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। वेरी गुड, एक प्री इमेज की दो इमेज नहीं हो सकती, और यहाँ पे ये एक ऐसी प्री इमेज है जिसकी दो इमेज है, एक तो ये और एक ये, सो इट इज नॉट ए फंक्शन। ठीक, व्हाट अबाउट द सेकंड वन? सर ये है फंक्शन। ये फंक्शन होगा क्योंकि एक पॉइंट की एक ही प्री इमेज मिल रही है ना। ठीक, ये फंक्शन है। व्हाट अबाउट द थर्ड वन? सर ये भी है। ये भी फंक्शन होगा, शाबाश। क्योंकि 1 के कोरिस्पॉन्ड में, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, 1 जब आपने 1 सप्लाई किया तो आपको ए मिला, जब आपने 2 सप्लाई किया आपको तो भी ए मिला, जब आपने 3 सप्लाई किया तो भी आपको ए मिला, जब आपने 4 सप्लाई किया तो भी आपको ए मिला। तो कोरिस्पॉन्डिंग टू एवरी इमेज वी हैव द यूनिक इमेज। एक से ज्यादा इमेज नहीं मिली, वो बात दूसरी की इमेज आपको सेम मिल रही है, तो ये पॉसिबल हो सकता है ना। व्हाट अबाउट द फोर्थ वन? सर ये नहीं होगा फंक्शन। ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई?
चलो मैं इनको नाम देता हूँ, अगर आपको सर बताने। क्योंकि इसमें हर प्री इमेज की इमेज होती है लेकिन एक इसमें सी की नहीं है तो तो सी इसलिए क्या नहीं है, होगा। प्री इमेज है कि इमेज है? सर इमेज। तो हर एक प्री इमेज की इमेज होनी चाहिए। हर एक इमेज की प्री इमेज नहीं कहा मैंने। मैंने हाँ आपको प्री कहा, इमेज ये की नहीं इमेज कहा है। कि हर एक प्री इमेज की इमेज होनी चाहिए, हर एक इमेज की प्री इमेज होनी चाहिए। मैंने ये कहा कि हर प्री इमेज की इमेज होनी चाहिए। भाई हर प्री इमेज की इमेज है या नहीं आपके पास? F1 पे A आ गया, F2 पे B आ गया, और F3 पे C आ गया। क्या सारी प्री इमेज की इमेज है? यस और नो? यस सर। हाँ, और सारे की सारी प्री इमेज यूनिक है? क्या सारी की सारी इमेजेस यूनिक हैं? भाई कहो हाँ। 1 की कोरिस्पोंड में एक ही इमेज है, ए यूनिक है। 2 के कोरिस्पोंड में एक ही इमेज है, बी यूनिक है। सी के कोरिस्पोंड में एक ही इमेज है, बी वो भी यूनिक है। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। चलिए एक स्ट्रक्चर और ड्रॉ कर रहा हूं मैं, उसके बारे में बताना है आपको। व्हाट अबाउट सर ये नहीं होगा फंक्शन। ये? नहीं होगा। नहीं होगा क्योंकि सारी प्री इमेज की इमेज नहीं है आपके पास। कौन की यस। प्री इमेज छूट गई? ये फंक्शन नहीं होगा, है ना? तो देखो टाइप्स ऑफ फंक्शन के लिए मैंने कल एक लेक्चर आपके पास भेजा था। अच्छा, आज आपको करना क्या है, उस लेक्चर को देखना है। ठीक, तो उससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी हमारे पास में थोड़ा टाइम है, तो हम लिमिट ऑफ फंक्शन शुरू करेंगे आज, है ना? ये फंक्शन को आगे पढ़ना है, बताइए। टाइप ऑफ द फंक्शन पढ़ना है। एम आई ऑडिबल? यस सर। क्या टाइप्स ऑफ द फंक्शन पढ़ना है, या आप लोग जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ उसको देख लेंगे? सर वो देख लेंगे। वो देख लेंगे, है ना? अब हम लिमिट के बारे में बात करते हैं। लिमिट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, चलिए लिमिट ऑफ द फंक्शन ना। आपने छोटी क्लास में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पढ़ा होगा, है ना? छोटी क्लास में पढ़ा है। किस तरह से डिफाइन करते थे आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट? कुछ याद आ रहा है? शिवानी, यस सर। लिमिट याद आ रहा है थोड़ा सा? चलो लिमिट पे जाने से पहले हम एक थोड़ा
कुछ फंडामेंटल फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं ना, सम फंडामेंटल फंक्शंस। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन के बारे में। इसका नाम सुना है इससे पहले? है ना? A function f r to r is called modulus function. If ये इसकी डेफिनेशन है, ये आपको x रिटर्न करेगा फॉर ऑल द वैल्यूज x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड माइनस x रिटर्न करेगा फॉर ऑल द वैल्यूज x इज लेस देन 0। यानी कि सारी निगेटिव वैल्यूज के लिए आपको ये माइनस ऑफ x देगा और सारी नॉन निगेटिव वैल्यूज के लिए ये आपको x देगा, है ना। जैसे कि R टू R का मतलब क्या है? R यहाँ पे क्या हो गया आपका? ये आपका डोमेन हो गया और ये आपका को डोमेन हो गया, दोनों रियल नंबर है। तो रियल नंबर जब आप बात करते हैं तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की बात कर रहे होते हैं, है ना। और जब आप नंबर लाइन पे चलते हैं तो ये 0 और 0 से नीचे जितना होता है निगेटिव वैल्यूज होती है और 0 से ऊपर जो होती है आपकी पॉजिटिव वैल्यूज। तो अगर मैं मॉडुलस ऑफ फंक्शन को, मॉडुलस ऑफ x को अगर मैं 2 सप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? इफ आई गिव इनपुट 2 तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा? एनीवन? +2 और -2 एंड -2 दो मिलेंगे ना? गलत। जो मैंने इनपुट सप्लाई किया वो क्या है? x से बड़ा है या x से छोटा है? हाँ, ये x से बड़ा है या x से छोटा है? यस, टेल मी, इज इट ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0? तो भैया जब ये ग्रेटर देन 0 है, ये आपका इनपुट ग्रेटर देन 0 है, तो आपको ये x वापस करेगा और x को आपने 2 सप्लाई किया है, यहाँ पे x की जगह 2 रखे तो आपको ये 2 ही वापस भी करेगा, एक इनपुट देगा आपको। क्लियर है नहीं? यस सर। हाँ, अगर मैं यहाँ पे -2 सप्लाई करता हूँ तब क्या वैल्यू देगा? सर लेस देन x। लेस देन x? लेस देन x नहीं है, x लेस देन 0। मेरा x लेस देन 0 है तो मुझे क्या देगा ये आउटपुट में? सर ग्रेटर देन 0। हाँ, -x देगा, -x और -x को मैंने क्या दिया हुआ है? -2, यानी कि -2, तो ये हो जाएगा +2। अब क्लियर हुआ है नहीं? है? हाँ,
तो कहने का मतलब ये है कि ये आपको हमेशा नॉन निगेटिव नंबर देगा, निगेटिव नंबर कभी भी आपको एज ए आउटपुट वापस नहीं करेगा, ठीक है। हमेशा एक नॉन निगेटिव नंबर देगा, 0 to प्लस इंफिनिटी। इज दैट क्लियर? अगर आप इसको -1 सप्लाई कर रहे हैं एज ए इनपुट, तो ये आपको, क्योंकि -1 आपका लेस देन 0 है, तो यानी कि -x आपको लेना पड़ेगा इसके लिए। तो माइनस रखा आपने, x की जगह क्या रखा आपने, -1, तो ये हो गया +1, है ना। यस सर। तो कहने का मतलब अगर इसको ग्राफ इसका हम ड्रॉ करते हैं, तो इसका जो ग्राफ ड्रॉ होगा, एक तो ये लाइन जाएगी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, है ना। जैसे आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो जो आप देंगे वही मिलेगा आपको। आपने 1 दिया तो 1 आपको यहाँ मिल गया। ये आउटपुट्स की लाइन है आपकी, ये आपकी आउटपुट वाली है कोडोमेन, ये आपका इनपुट है। बात समझ में आ रही है? तो आपने यहाँ पे कुछ भी इनपुट दिया तो सेम आउटपुट मिलेगा आपको। इसी तरीके जब आप निगेटिव साइड में जाएंगे तो वो भी पॉजिटिव वैल्यूज ही देगा। आपने अगर यहाँ पे -1 इनपुट दिया तो आपको ये +1 देगा। आपने अगर -2 दिया तो +2 देगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, तो इसका ये ग्राफ होता है मॉडुलस ऑफ x का। हम इसको इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। और आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। कल हम यहीं से कुछ ग्राफिकल, कुछ फंडामेंटल फंक्शंस के ग्राफ को एनालाइज करेंगे, उनकी रेंज, डोमेन, कोडोमेन के बारे में बात करेंगे। और ये बात करेंगे कि ये फंक्शंस 1 है, ऑन2 है, मेनी वन है, ये किस कैटेगरी में आते हैं। तो आज मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि प्रॉपर तरीके से आप लोग जो मैंने वीडियो आपको शेयर की है उसको देखें